ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट होता है सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जितने फीचर हैं उसके प्लस कुछ फीचर मिलते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, और जैसा उसका नाम है उसमें जो मेन फीचर मिलता है वो है टाइप का। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को ऐसे कोई टाइप नहीं दिया जाता है, वो इंटीजर होने वाला है, नंबर होने वाला है, या फिर स्ट्रिंग होने वाला है। ठीक है, उसको कोई टाइप नहीं होता है, उसको जो भी वैल्यू असाइन कर दो वो टाइप ले लेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है, और ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छा फीचर ही है कि आपको एक टाइप नहीं डिफाइन करनी पड़ रही है, कुछ भी असाइन कर सकते हो, कम कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम करता है कभी कभी। जैसे किस केस में प्रॉब्लम करेगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम मान लेते हैं कार्ट का ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्राइस है, और उसके अंदर डिस्काउंट का वेरिएबल है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्काउंट का वेरिएबल अनडिफाइंड हो सकता है, किसी में डिस्काउंट ना हो, किसी में डिस्काउंट हो। तो जावास्क्रिप्ट में इस पॉसिबिलिटी को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर जगह पे इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर अनडिफाइंड है तो जीरो मान के चलो, ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ती है। और कभी कभी प्रोग्रामर क्या करता है ना, ये कंडीशन भूल जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस बनते हैं जहां पे जावास्क्रिप्ट में हम भूल जाते हैं कि ये चीज अनडिफाइंड हो सकती है और हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाता है, फिर एरर आती है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल। ठीक है, ऐसी ऐसी एरर आती है। क्यों? क्योंकि जहां पे इफ कंडीशन लिखने की जरूरत थी वहां पे हमने लिखी नहीं, और जो जावास्क्रिप्ट खुद है उसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, वो तो टाइप के बारे में जानता ही नहीं है, उसको नहीं पता ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है, कहाँ पे एरर दे सकता है। जावास्क्रिप्ट तो इस बात में पूरा फ्री है, तुम्हें जैसे यूज करना है करो। तो जो भी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है जहां पे टाइप डिफाइन नहीं होती ना, वहां पे जिम्मेदारी पूरी आ जाती है डेवलपर पे। अगर एरर आई तो ऑफकोर्स डेवलपर की प्रॉब्लम है, डेवलपर कुछ भूल गया है, और ये अनडिफाइंड नल वाली एरर बहुत कॉमन है। ठीक है, अब इसको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने टाइपस्क्रिप्ट बनाया। टाइपस्क्रिप्ट में क्या किया, जावास्क्रिप्ट में जैसे काम होता है वैसे ही होता है, सारे कंसेप्ट, लूपिंग, इफ कंडीशन, सारे कंसेप्ट सेम है, बस सिर्फ एक टाइप अनोटेशन ऐड कर दी। अब हम ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को, किसी भी चीज को टाइप दे सकते हैं, और जब हम उसको टाइप देंगे ना तो क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम पहले कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद रन होगा। टाइपस्क्रिप्ट डिफॉल्ट ब्राउजर तो नहीं समझ सकता उसको, ब्राउजर सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ सकता है। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट बनेगा, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होगा। लेकिन अगर डेवलपर ने कहीं पे गलती की है, डेवलपर ने कुछ ऐसा लिख दिया है जहां पे पॉसिबिलिटीज अनडिफाइंड होने वाली हो, लेकिन डेवलपर ने उसके आगे कुछ कोड लिखे हो जहां पे एरर आने की पॉसिबिलिटी है, टाइपस्क्रिप्ट उसको कंपाइल टाइम पे हैंडल कर सकता है। यही टाइपस्क्रिप्ट का एडवांटेज है। सारे जो टाइप्ड लैंग्वेज है ना, जहां पे टाइप पे फोकस किया जाता है, उनका एडवांटेज यही है कि डेवलपर की गलतियां कम हो जाती है वहां पे। ओके, ठीक है। अब टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की तरह ही लिखा जाता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने करें उसके लिए हम क्या करेंगे, एक CRA बनाएंगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, लेकिन इस बार बनाएंगे टाइपस्क्रिप्ट वाला। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट वाला बनाने के लिए ये वाला कमांड लिखना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये नॉर्मली लिखते हैं, इसमें टेम्पलेट इक्वल टू टाइपस्क्रिप्ट लगा देना है, तो ये टाइपस्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट बना देगा। बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क हैं उनमें टाइपस्क्रिप्ट अवेलेबल ही होता है। अभी कहाँ जाएंगे, अपने नोड में RW ट्रेनिंग, और यहाँ पे मैं एक तीसरा ऐप बना दूंगा, इसको क्या बोलेंगे, TS1। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है ना, उसमें टाइपस्क्रिप्ट ऐड करने के लिए भी कुछ स्टेप्स करने पड़ सकते हैं, और टाइप ऐड हो जाती है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में टाइप ऐड करते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं। इसलिए अगर टाइपस्क्रिप्ट वाला बनाना ही है तो स्टार्ट से ही बनाना पड़ेगा। अभी जावास्क्रिप्ट में हर जगह पे हम फाइल बनाते थे .js वाली, और .jsx लगाते थे। अभी हम फाइल बनाएंगे .ts.tsx। ठीक है, टीएस मतलब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल होने वाली है, और वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल पहले कंपाइल होना उसके लिए जरूरी है। और ये कंपाइलर के लिए ना एक पैकेज होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ये आपको npm में पैकेज में मिल जाएगा। इसको मैन्युअली नॉर्मली कुछ कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है या तो नेक्स्ट जेएस है या तो कोई और फ्रेमवर्क है ना, वो उसके अराउंड
टूल किट बना के अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि हमें तो सिर्फ npm रन dev या तो npm स्टार्ट ही करना है, बाकी टाइप स्क्रिप्ट का अंदर का जो भी बिहाइंड द सीन काम है वो फ्रेमवर्क संभाल लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है और प्रोजेक्ट में इसको यहाँ पे नहीं खोलना था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे खोल लेते हैं। ओके, देखो पैकेज जेसन पहले जैसे था वैसे ही है, बस कुछ पैकेज और ऐड हो गए हैं टाइप के रिलेटेड। ये टाइप स्क्रिप्ट का पैकेज आ गया यहाँ पे, और ये चीजें आ गई हैं। देखो ये है ना टाइप नोड, टाइप रिएक्ट, टाइप्स। तो जब भी ऐसा पैकेज दिखे, ये क्या है, npm का पैकेज ही है। ठीक है, हम सर्च करेंगे तो npm के पैकेज में एक लिस्ट में ही आएगा। तो ये जो पैकेज है वो क्या है, सिर्फ टाइप डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे ब्राउजर के कुछ फीचर यूज करने हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जो फंक्शन है वो कौन सी चीज को रिटर्न करता है, कौन सी टाइप को इनपुट में लेता है, उसके कौन से पैरामीटर्स हैं। जावास्क्रिप्ट में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, किसी को तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ पैकेजेस होते हैं जो ऐसे टाइप से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों के पैकेजेस मिल जाएंगे। तो ऐसे जो पैकेज होते हैं उनमें सिर्फ टाइप होती है। ठीक है, उनमें कोई कोड नहीं होते हैं, वो कुछ लाइब्रेरी नहीं होती है। जैसे कि ये रिएक्ट है, ठीक है, तो रिएक्ट का जो खुद का पैकेज है ना वो जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट। तो प्योर जावास्क्रिप्ट है वो, उसमें टाइपस्क्रिप्ट का कुछ है ही नहीं। उसको टाइपस्क्रिप्ट देने के लिए ये टाइप वाला एक और पैकेज ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे tsconfig.json वाली फाइल बनती है, जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट के रूल वगैरह लिखते हैं कि कौन सी टाइप को एनफोर्स करना है, कितना लूज रखना है, कौन से फीचर एनेबल करने हैं, कौन से डिसेबल रखने हैं। जैसे कि ये डॉम वाला फीचर एनेबल करना है, जहां पे हम डॉक्यूमेंट के साथ खेल सकेंगे। अगर ये ना होता तो हम डॉक्यूमेंट लिखते तो उसको वो टाइप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। ठीक है, फिर जेएस अलाउ करना है कि नहीं करना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंक्लूड डायरेक्टरी है जो कि बताता है कौन सी फाइल्स को कंपाइल करना है। ओके, और फिर यहाँ पे सीधा सीधा हमारा काम स्टार्ट होता है index.tsx से। ठीक है, यहाँ पे tsx में document.get एलिमेंट करेंगे, और इसको यहाँ पे देखो लिखा गया है add html एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह से टाइप कन्वर्जन है। ठीक है, जैसे होता है ना हम ब्रैकेट में लिख के टाइप कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप को उस टाइप में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन होता है एज का यूज करके, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको HTML एलिमेंट मान के उसके ऊपर यहाँ पे रूट बनाया है रिएक्ट का, और रिएक्ट के रूट को फिर रेंडर करवाया है। और यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट मोड, सॉरी स्ट्रिक्ट मोड। तो स्ट्रिक्ट मोड हम नॉर्मली निकाल देते हैं, क्योंकि वो दो बार चीजों को रेंडर कराता है, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम करती है, तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये जो इसका डिफॉल्ट ऐप था उसको हम हटा देंगे। ठीक है, डिफॉल्ट CSS, डिफॉल्ट JS सब हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ना ये जो फाइल बनती है ना, ये टेस्टिंग के लिए यूज होती है। इसको कभी देखेंगे, अब फिलहाल हम टेस्टिंग नहीं देखने वाले। ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो होती है वहां पे ऐसी test.tsx या तो test.jsx वाली फाइलें यूज होती हैं। चलो, हमने यहाँ पे ऐप लगा दिया, ऐप हटा दिया पूरा। अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज ऐड कर लेंगे हम मटेरियल UI। ठीक है, MUI गेट स्टार्टेड इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये पहली कमांड कॉपी करेंगे, मुझे इसको Ctrl+C मारना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या इंस्टॉल करना होता है हमें, ये वाला गूगल वेब फॉन्ट, इसको index.html में डालना होता है। ठीक है, दूसरी चीज आइकन्स, ये वाले आइकन यहाँ डालने होते हैं, और ये वाले आइकन को करना होता है इंस्टॉल। ठीक है, इसको कर देते हैं इंस्टॉल, और बस आइकन हो जाएंगे इंस्टॉल और काम बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे app.jsx है ना, वो नॉर्मली जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखा गया है। यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप अभी तक नहीं दिखा है। ठीक है, लेकिन जब टाइप दिखेगा कब, जब हम स्पेसिफाई करेंगे प्रॉप्स, जब हम कॉल करेंगे फंक्शंस,
तब हमें टाइप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ बेसिक यहाँ पे चीजें कर लेते हैं। जैसे कि मैं ना एक बनाता हूं, एक प्राइस कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं एक लिखूंगा इनपुट। एक काम करता हूँ, ऐप में नहीं बनाते, एक कंपोनेंट बनाते हैं अलग से, कंपोनेंट्स, और इसमें लिखेंगे डिस्काउंट कैलकुलेटर। TSX, अब हर जगह पे TSX ही यूज करना है। ठीक है, इसका RFC करेंगे, सेम ही बनेगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करनी है, ऊपर प्राइस लिखो और डिस्काउंट लिखो। डिस्काउंट वो भी कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में होना है या फिर फ्लैट डिस्काउंट होना है। ठीक है, या तो 20 रुपए का फ्लैट दो या तो 20% डिस्काउंट दो। तो वो भी चीज इनपुट में लेंगे और कैलकुलेट करके देंगे कि फाइनली तुम्हारी प्राइस क्या बनेगी। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए इनपुट, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं MUI का टेक्स्ट फील्ड इनपुट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सर्च है, सर्च में यूज करेंगे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट फील्ड यूज करेंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको करना है इंपोर्ट। आईडी रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेबल लेबल देना है। ठीक है, लेबल में क्या देंगे, बेस प्राइस। और यहाँ पे दूसरा जो प्रॉप्स है ना, वो है आउटलाइन, मतलब वेरिएंट है कि तुम्हारा जो इनपुट है वो कैसा दिख रहा है। पहले मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे रेंडर। अरे, एक्सपोर्ट नहीं हुआ ठीक से, कंपोनेंट्स। अरे ये फाइल कहाँ बनी है फिर, अच्छा यहीं पे बन गई है फाइल। डिस्काउंट कैलकुलेटर रख दिया हमने। और अब हम देखेंगे हमारा ऐप, ये कंपाइल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये देखो हमारा इनपुट बन के आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये इनपुट है, इसका क्या है अभी देखो, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस पे क्लिक करूंगा ना तो इसका लेबल चला जाएगा ऊपर। ये कैसे होता है, इसकी आउटलाइन वाली स्टाइल हो तो ऐसा होता है। अगर मैं इसको लेबल नहीं दूंगा तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, फिर तो नॉर्मली रहेगा। अगर मैं इसको प्लेस होल्डर देता हूं तो वो नॉर्मल जो प्लेस होल्डर इनपुट में काम करता है वैसे ही काम करेगा। लेकिन अगर इसको लेबल देंगे तो ये वाला जो इफेक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फोकस पे वो लेबल ऊपर आ जाए, जब भी अंदर वैल्यू हो तब भी वो लेबल ऊपर रहे। और यहाँ पे इसका वेरिएंट बदल सकते हैं। एक तो क्या है, फील्ड है, आउटलाइन है और स्टैंडर्ड है। फील्ड मतलब इस टाइप का वेरिएबल रह लेगा। ठीक है, जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड है, और आउटलाइन था, एक स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड में नीचे सिर्फ एक लाइन आने वाली है। ओके, अभी देखो ना यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ी, स्टैंडर्ड एफ लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं कंपाइल करूंगा ना, टाइपस्क्रिप्ट एरर दे देगा सीधा। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट ने क्या एरर दी है, स्टैंडर्ड एफ इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्टैंडर्ड फाइल्ड आउटलाइन या तो अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि ये जो वेरिएंट का प्रॉप्स है, इसमें या तो ये जा सकता था, या तो ये जा सकता था, या तो ये, या तो अनडिफाइंड जा सकता था। और तुमने दिया है स्टैंडर्ड ऐप, तो स्टैंडर्ड ऐप को मैं इनमें से किसी में भी असाइन नहीं कर सकता। सीधे सीधे भाषा में यहाँ पे टाइप कन्फ्लिक्ट है, तुम अपनी वैल्यू बदलो। तो हमें यहाँ पे वैल्यू सही कर सकते हैं, अनडिफाइंड भेज सकते हैं। अनडिफाइंड भेजना मतलब इसको प्रॉप्स को लिखना ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अभी अनडिफाइंड जा रहा है। अनडिफाइंड जाएगा तो डिफॉल्ट उसकी जो वो रहेगी ना वेरिएंट, वो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड रहने वाला है। डिफॉल्ट आउटलाइन है, स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको प्रॉप्स को हटा देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट आउटलाइन है, हमें आउटलाइन से काम चल जाएगा हमारा। तो हमने बेस प्राइस बना दिया। अभी डिस्काउंट टाइप, ठीक है, दूसरी चीज ये बनानी है हमें, डिस्काउंट टाइप। डिस्काउंट टाइप के लिए क्या यूज करेंगे हम, ड्रॉप डाउन, कि भाई डिस्काउंट टाइप क्या होने वाला है तुम्हारा, अपने फ्लैट होने वाला है या तो परसेंटेज में होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए ड्रॉप डाउन का यूज करेंगे। ड्रॉप डाउन का यूज कहाँ मिलेगा अपने को, सिलेक्ट फील्ड होता है यहाँ पे। ये रहा देखो सिलेक्ट फील्ड। ठीक है, ये रहा ड्रॉप डाउन, बेसिक ड्रॉप डाउन। और इसका कोड ओपन करेंगे,
इसके लिए ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो लेबल अलग से दिया गया है यहाँ पे। इनपुट के केस में क्या था, लेबल उसी के अंदर चला जाता था। हम सिर्फ इतना ही चीज उठा के देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, सिर्फ सिलेक्ट वाला पार्ट। ये वैल्यू आ गया, ऑन चेंज आ गया, इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, स्टेट। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर देखो मेन्यू आइटम दी गई हैं ऑप्शन की जगह, क्योंकि यहाँ पे ऐसा एक हमें ब्यूटीफुल दिखाना है, मतलब अलग से HTML से रेंडर किया हुआ मेन्यू दिखेगा फिर। तो मैं ऊपर बना देता हूँ स्टेट्स। कौन से बनाने हैं अपने को, एक तो चाहिए बेस प्राइस। ठीक है, बेस प्राइस, सेट बेस प्राइस इक्वल टू यू स्टेट, और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी रख देता हूं मैं 0। ओके, और दूसरी चीज क्या बनाएंगे हम, टाइप। ठीक है, सेट टाइप, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी रख देंगे, या इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देना सीधा परसेंटेज, बाय डिफॉल्ट ही परसेंटेज ही सिलेक्ट रहेगा। और इसकी वैल्यू में रख देंगे टाइप, और ऑन चेंज पे सेट टाइप कर देंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, इवेंट और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, ये सेट टाइप हो जाएगा। अभी देखो टाइप पे मैंने होवर किया ना, इसका टाइप ऑटोमेटिकली उसने स्ट्रिंग ले लिया, क्योंकि हमने डिफॉल्ट में उसको स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है। बेस प्राइस दिखाऊंगा ना उसको, तो उसकी प्राइस क्या है, अभी बेस प्राइस की टाइप है नंबर। टाइप स्क्रिप्ट में कहीं पे भी टाइप दिखेगा ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नाम कॉलन करके राइट साइड में टाइप दिखेगी उसकी। ओके, तो ये हो गया अपना टाइप, और उसको हमने कर दिया बाइंड। अभी इसको करेंगे हम यहाँ पे परसेंटेज या तो फ्लैट। तीसरा मेन्यू हमें चाहिए ही नहीं, वैल्यू में रख देंगे फ्लैट, और यहाँ पे रखेंगे परसेंटेज। ओके, अब फिर से इसको खोल देते हैं। अब देखो ये इसका परसेंटेज या फ्लैट जो भी है वो दिख रहा है, और हमने इसको लेबल क्या दिया है, एज दे दिया गया है यहाँ पे। इसको मैं बोल देता हूँ डिस्काउंट टाइप आईडी, और लेबल आईडी हटा देंगे। अभी देखो ये हुआ ना, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर ना ये दिख नहीं रही है चीज सही से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने आधा ही कोड लिया था। अभी मैं पूरा कोड लेके देखता हूँ फिर पूरे कोड से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल ले लिया, इनपुट लेबल ले लिया, और ये जो अंदर का सिलेक्ट है वो यहां से उठा लेंगे, और यहाँ पे लेबल लिख देंगे डिस्काउंट टाइप, और यहाँ पे ना ऑलरेडी एक लेबल आईडी भी थी, तो उसको लेबल आईडी भी दे देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे लेबल देने का कोई सेंस नहीं बनता होगा। ठीक है, अभी देखो अभी लेबल आ गया सही से, लेकिन क्या हुआ, इसने ये सब पूरा जगह ले लिया। ठीक है, वो क्यों लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल विथ दिया गया है। ये जो फॉर्म कंट्रोल है वो कब यूज होता है, जब फॉर्म का कोई भी फील्ड बनाना हो ना, तो फॉर्म कंट्रोल यूज कर सकते हैं। जैसे चेकबॉक्स बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे, तो मटेरियल यूआई वाले बोलते हैं कि पहले ये यूज करो, बाद में अंदर कुछ लिखो। ओके, अभी देखो ये डिस्काउंट बन गया। अभी भी देखो टाइप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टाइलिंग में। उसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके से, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। बेस प्राइस है, बेस प्राइस में मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होने का ऑप्शन होना चाहिए, नंबर ही हो पाने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं दे दूंगा टाइप इक्वल टू नंबर। और यहाँ पे मैंने टाइप में गलती कर दी ना, तब भी ये कुछ बोलना चाहिए इसको, चलो बोला नहीं इसने, क्योंकि टाइप का डेटा टाइप क्या है पता नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, वरना उसको एरर तो देना चाहिए। अभी इसमें मैं नंबर लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज या तो फ्लैट क्या यूज करना है वो भी देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगी, डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, अभी हमने इन दोनों को बाइंड नहीं किया है, तो इसको बाइंड कर देते हैं। बाइंड करने के लिए वैल्यू इक्वल टू बेस प्राइस एंड ऑन चेंज इक्वल टू सेट बेस प्राइस, और यहां से इवेंट लेना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू।
ओके, अभी देखो यहाँ पे ना एरर आ गई। क्या आ गई एरर? असाइनमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, सेट एक्शन नंबर। अभी यहाँ पे नंबर पे क्यों नहीं असाइन हो सकता? क्योंकि हम ना, हमारा जो स्टेट है ना उसका टाइप है नंबर, और हमेशा जो ये वैल्यू में मिलेगा हमें, वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। क्योंकि HTML के जो भी एलिमेंट है उनकी जो भी वैल्यू होती है, भले ही हम इनपुट का टाइप कुछ भी रखें, लेकिन वैल्यू बनती है स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमेशा स्ट्रिंग मिलेगा, और हमें चाहिए असल में क्या? नंबर चाहिए। दो चीजें कर सकते हैं, या तो इसका टाइप ही स्ट्रिंग रख दे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रखने के लिए सिर्फ ऐसा लिखना होगा और उसका टाइप स्ट्रिंग बन जाएगा, एरर चली जाएगी। या फिर अगर हमें स्टेट का टाइप नंबर ही रखना है तो उसको यहाँ पे हमें कर देना पड़ेगा पास। ठीक है, अब पास फ्लोट किया है यहाँ पे, क्योंकि अगर डॉट वाली नोटेशन आ गई, डॉट वाली नंबर आ गए, तो भी काम करने चाहिए। अगर पास INT करूंगा तो फ्लोटिंग नंबर को भी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो पास फ्लोट करके मैंने सेट किया। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है। अगर जावास्क्रिप्ट होता तो हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे नंबर होने वाला है या यहाँ पे स्ट्रिंग होने वाला है। फिर हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को प्लस या माइनस करा देते और लास्ट में हमें मिलता नन। फिर जब हमें रिजल्ट मिलता है तब पता लगता है जावास्क्रिप्ट में कि हमने गड़बड़ कर दी है। और यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू भी नंबर ही होने वाला है। टाइप इक्वल टू नंबर। और अभी हम क्या, लास्ट में हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट टाइप मिल गया। अब हमें कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर देना है। तो फाइनल आंसर देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टाइपोग्राफी। तो अभी टाइपोग्राफी का कब यूज होता है? जब भी हमें किसी भी टाइप का टेक्स्ट दिखाना हो तो टाइपोग्राफी का यूज करेंगे। नॉर्मली हम स्पैन या डिव का यूज कर लेते हैं, या तो p टैग का यूज करेंगे। लेकिन मटेरियल यूआई का कोई भी कंपोनेंट यूज करना है टेक्स्ट दिखाने के लिए तो टाइपोग्राफी होना है वो। टाइपोग्राफी में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे क्या गिनेंगे हम? अभी एक फंक्शन बनाएंगे जो कि डिस्काउंट गिन के देगा हमें। फंक्शन हम बाहर बना सकते हैं, अंदर भी बना सकते हैं, तो मैं अंदर बनाता हूँ फिलहाल। अंदर बाहर बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया तो सीधा सीधा इस वैल्यू का एक्सेस होगा। बाहर बनाया तो वैल्यूज आर्ग्यूमेंट में देनी पड़ेंगी। ठीक है, दोनों जगह पे बनाएंगे। कोई फंक्शन बना रहा हूं मैं, फंक्शन उसको क्या करूंगा? कैलकुलेट फाइनल प्राइस। अभी ये फंक्शन है ना, इसको होवर करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये ऐसा फंक्शन है। उसको कॉलन में यहाँ पे दिखा हुआ है वॉइड, क्योंकि अभी ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ 0 और इसको होवर करेंगे तो रिटर्न में आ रहा है नंबर। तो टाइपस्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट आप जो भी रिटर्न कर रहे हैं, जो असाइन कर रहे हो ना, उसको इन्फर करता है। इसको क्या कहेंगे? टाइप इन्फरेंस। कि जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसके ऊपर से टाइप मान लेना, पहचान लेना कि कौन सी टाइप आएगी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि टाइपस्क्रिप्ट इन्फर कर सकता है टाइप को, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मैन्युअली भी असाइन करनी पड़ती है, वो भी करेंगे। अभी क्या है? कैलकुलेट फाइनल प्राइस करेंगे हम। तो फाइनल प्राइस कैसे बनती है? बेस प्राइस डिवाइड बाय, हाँ पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि टाइप कौन सा है। ठीक है, इफ टाइप इक्वल टू परसेंटेज एल्स। ठीक है, अगर टाइप इक्वल टू परसेंटेज है तो रिटर्न करना है बेस प्राइस डिवाइड बाय 100 इनटू डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, ये परसेंटेज वाले के लिए काम करेगा। अच्छा, इसको माइनस करना पड़ेगा ना बेस प्राइस में से। ये तो हमने सिर्फ डिस्काउंट कैलकुलेट किया। बेस प्राइस माइनस, इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ना, लगाना चाहिए इसमें, ब्रैकेट को लगा देते हैं अलग से। और जब फ्लैट डिस्काउंट है तो बेस प्राइस माइनस डिस्काउंट वैल्यू, सीधा सीधा ऐसा ही काम करेगा। और इस फंक्शन को यहां पे कर देंगे हम कॉल। ठीक है, इसको कुछ भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन है हमारा लोकल स्कोप में
वो सारे वेरिएबल एक्सेस कर पाएगा। अभी प्राइस में लगाता हूँ 1000, परसेंटेज में लिखता हूँ फ्लैट, और 200 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, तो 800 रुपये प्राइस बन जाएगी। अगर मैं इसको बोलता हूँ 200 का परसेंटेज लगाना है तो -1000 बोल देगा। अगर मैं परसेंटेज में बोलता हूँ 30% तो 700 रुपये प्राइस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज एडिट करूंगा वैल्यू रिफ्लेक्ट अपने आप होती रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे हम कहाँ कहाँ टाइप का यूज कर सकते थे, ये जो यूज स्टेट है ना, इसके जो फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में टाइप मैन्युअली लिख सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ नंबर होने वाला है ये, ठीक है। यहाँ इसको मैं बोल सकता हूँ इसमें तो मुझे स्ट्रिंग ही स्टोर करना है, तो कहीं पे भी गलती से इसमें नंबर नहीं आ जाएगा। अब मैं मान लो बोल देता हूँ बेस प्राइस स्ट्रिंग होने वाला है, ठीक है, तो पहली एरर तो यहाँ आएगी मुझे कि भाई तुम स्ट्रिंग की जगह पे 0 नंबर क्यों असाइन कर रहे हो। तो मैं इसको 0 को या तो मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं या तो 0 एज ए स्ट्रिंग असाइन करूं, ठीक है। फिर बेस प्राइस आगे क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे एरर आई, क्या कर रहे हैं हम, पास फ्लोट कर रहे हैं। तो पास फ्लोट करके बेस प्राइस को क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन हम उसको दे रहे हैं नंबर, तो यहाँ से पास फ्लोट हटाना होगा, ठीक है। दूसरी जगह पे एरर आई, तीसरी जगह पे एरर यहाँ आएगी, तो भाई तुम स्ट्रिंग के साथ ये वाले ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है, माइनस नहीं चलता स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पे करना पड़ेगा पास फ्लोट और पास फ्लोट, ठीक है। अब यहाँ पे उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, और तब भी जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे, ठीक है। अभी देखो एक प्रॉब्लम ना यहाँ पे ये आ रही है, क्या आ रही है, नन आ जाता है कभी कभी। नन किस केस में आता है, जब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने जाऊंगा ना तब नन आता होगा शायद। पास फ्लोट एम्प्टी स्ट्रिंग तो नन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ये जो इसकी बेस प्राइस जब भी हम सेट कर रहे हैं ना, तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना है हमें। तो इसकी वैल्यू बदलता कौन है, यहां से बदलती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू फॉल्सी है, ठीक है, तो हम इसमें 0 असाइन कर देंगे मैन्युअली, ठीक है। हम कहाँ थे, हाँ हम ये कर सकते हैं कि भी इसकी वैल्यू कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग ना आ जाए, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू चली गई तो उसको जब भी हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे नन आएगा और रिजल्ट में नन आता रहेगा, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, और देखो मैं बैकस्पेस दबाता हूं ना, ये डिलीट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जब भी जैसे ही डिलीट होगा इसकी टारगेट में वैल्यू बनेगी एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो ये हमेशा यहाँ पे 0 रहेगा। फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो 0 के आगे अपेंड हो रहा है, और 0 हमें निकालना पड़ रहा है मैन्युअली, तो ये तो सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। यूजर को यहाँ पे ऐसे मैन्युअली 0 निकालना पड़ेगा, ये तो गलत प्रैक्टिस है, तो ये चीज नहीं कर सकते, ओके। कि भाई हम इसमें बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 लगाते रहें, क्योंकि यूजर इसको एम्प्टी समझेगा, यूजर के लिए एम्प्टी होना जरूरी है, क्योंकि सारी प्राइस निकाल के नई प्राइस डालने के लिए ये तो करना पड़ेगा। तो हमें कहाँ पे यहाँ पे केयर लेनी पड़ेगी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें और कंडीशन लगा के 0 करना होगा, जहां जहां हम इस पॉसिबिलिटी है कि भाई वो नन आ सकता है, वहां वहां हमें 0 करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ गया ना प्राइस 0, ठीक है। इसके सिवा इसका क्या ऑप्शन हो सकता था, तो इसके सिवा ये हो सकता था, प्रॉब्लम कितनी है, प्रॉब्लम तो यही है ना कि यहाँ पे नन दिखता है और यहाँ पे 0 दिखना चाहिए जब हमारे पास वैल्यू ना हो, तो सिर्फ इतनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहीं पे 0 कर दो, ठीक है। बिहाइंड द सीन भले नन आ रहा हो हर जगह पे, लेकिन हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो कभी नन दिखेगा नहीं। एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, परसेंटेज, फ्लैट, हमने ये सब चीजें देखी, और हमने क्या बनाया अभी, कैलकुलेटर। देखो अभी ना ये इसने भी बोला रिसीव्ड नन फॉर वैल्यू, ठीक है। ये रिएक्ट का एरर है, ये टाइपस्क्रिप्ट का एरर नहीं है। रिएक्ट बोलता है खुद की भाई इसमें नन नहीं जा सकता, तो सही यही रहता कि हम यहाँ पे नन की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देते, ठीक है। लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग जा नहीं सकता, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग
स्ट्रिंग बन जाएगा और स्ट्रिंग नहीं बेच सकते हम। यहाँ पे जीरो वाला ही केस बन सकता था कि वैल्यू या तो उसकी नन रहने दो या तो जीरो बना दो, ठीक है। और जैसे ही वैल्यू जीरो बनाएंगे ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि हम जीरो कभी भी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये वाली प्रॉब्लम आएगी, हमेशा लेफ्ट साइड में जीरो रहेगा जब भी यूजर टाइप करेगा। इस केस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई इसकी जो टाइप है उसको नंबर की जगह स्ट्रिंग बना दो और जहां जहां उसको यूज करना हो वहां पे नंबर में कन्वर्ट करके यूज कर लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होते हैं उनकी जो नेटिव टाइप है वो तो स्ट्रिंग है। हम उसको तो जबरदस्ती नंबर की वैल्यू असाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे अगर स्टेट को टाइप असाइन करना हो तो ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फंक्शन की। इस फंक्शन को मैं ले जाता हूं बाहर, ओके। अभी इसके पास बेस प्राइस नहीं रहने वाली, डिस्काउंट नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं रहने वाला, इसको अलग से भेजना पड़ेगा। तो उसको क्या क्या चीज चाहिए, इसको टाइप चाहिए। टाइप का टाइप क्या होगा, अभी बना लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टाइप का आर्ग्यूमेंट है, उसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। बेस प्राइस उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ नंबर, ठीक है। और जो अपना डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंट वैल्यू, उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ नंबर। अभी ये फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है इस कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट में क्या प्राइस है, क्या टाइप है, इस फंक्शन को उससे कोई मतलब नहीं है। फंक्शन ने बोला मुझे ये वाली टाइप देना, ठीक है। और हमें इस फंक्शन को इस वाले टाइप के हिसाब से बनाना है। तो जहां जहां हमने पास फ्लोट किया है वो अभी हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर को फिर से पास नहीं किया जा सकता। ये हटा दिया हमने। अभी यहाँ पे जहां फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां पे हमें चीजें असाइन करनी है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे टाइप देनी है तो टाइप दे दी, फिर बेस प्राइस दे दी और डिस्काउंट वैल्यू दे दिया, ठीक है। टाइप चली गई, ठीक है। अभी बेस प्राइस नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि बेस प्राइस हमारे पास स्ट्रिंग है, उसको चाहिए नंबर। तो यहाँ पे करना पड़ेगा पार्स फ्लोट। और अभी मेरे ख्याल से ये फंक्शन तो फिर से सेम ही चलेगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया। और ये फंक्शन कभी भी कॉल होगा ना तो इसमें नन आने की पॉसिबिलिटीज अब बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि हम बाहर से स्ट्रिंग पास नहीं कर पाएंगे। जहां स्ट्रिंग की मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई नंबर की जगह स्ट्रिंग चला गया इसलिए प्रॉब्लम आई, ठीक है। अगर बाहर से नन पास होता है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नन नंबर ही होता है। तो वो थोड़ी हमें एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है, ठीक है। ये क्या किया हमने, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को टाइप दिया। अब नॉर्मल हमारे पास जब वेरिएबल होते हैं तो उनको कैसे टाइप देते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लेट का वेरिएबल असाइन करता हूँ, लेट एलएसटी प्रोडक्ट, ठीक है। एलएसटी प्रोडक्ट बाद में करेंगे, पहले करेंगे क्या, काउंट, ठीक है। जब भी मैंने ऐसा डिक्लेयर किया, अभी काउंट के पास कोई टाइप नहीं है, अननोन टाइप है, सॉरी एनी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एनी मतलब किसी भी टाइप को ले सकते हैं, जहां पे भी ना ये चीज आ जाए कॉलन एनी, वहां पे टाइप स्क्रिप्ट के फीचर हो गए डिजेबल, ऐसा मान लो, ठीक है। जैसे ही एनी बोल दिया, राइट साइड में कुछ भी असाइन करो वो कुछ नहीं बोलेगा, सब चीजें एक्सेप्ट करेगा। तो एनी का मतलब कि हमने टाइप स्क्रिप्ट को कर दिया बाईपास। अब जो एरर आने की पॉसिबिलिटी है वो फिर से बढ़ गई, ठीक है। इसको हमें कुछ भी सेंसिबल टाइप ही देना चाहिए। अब मैं नंबर को स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकता, एरर आएगा, ठीक है। नंबर है तो उसको मुझे जीरो ही असाइन करना होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऐसे नंबर करके डिक्लेयर कर देता हूं तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या रहेगा, काउंट इज डिक्लेयर बट इट इज नेवर यूज। इसको जब भी मैं कंसोल लॉग करूंगा ना तो प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि काउंट का टाइप नंबर है, देखो आ रही है, ओके। वेरिएबल काउंट इज यूज्ड बिफोर इज बीइंग असाइंड। यहाँ पे क्या बोला गया है, बट काउंट में नंबर होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना तो उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू होती है, और अनडिफाइंड एक अलग से टाइप है, ठीक है। इसको मैं कंसोल में करके दिखाऊं तो लेट काउंट, अगर मैं इतना ही लिख दूं और इसको कंसोल लॉग कर दूं ना तो जावास्क्रिप्ट इसको ना नहीं बोलेगा, जावास्क्रिप्ट सिर्फ अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ये नहीं कर सकता, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट ने क्या बोला, नंबर होना चाहिए और उसमें नंबर नहीं है। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर बोलेगा पहले उसमें नंबर डालो। तो मैं क्या करूंगा, काउंट में अगर
कुछ भी असाइन करना होगा ना तो वो नंबर होना जरूरी है। अब ये करूंगा तो यहाँ पे 60 आएगा मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई ठीक है, इसमें मुझे नंबर असाइन करना है लेकिन ये अनडिफाइंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसमें हर बार नंबर हो, ठीक है, नंबर ना हो ये भी हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो लिखा ना नंबर, मतलब कोई भी टाइप है, कोई भी टाइप के यहाँ पे पाइप लगा सकते हैं, पाइप मतलब और कंडीशन। तो नंबर काउंट में नंबर हो सकता है या तो अनडिफाइंड हो सकता है। ये कंडीशन जब ट्रू कर देंगे ना तो टाइपस्क्रिप्ट कोई एरर नहीं करेगा। तो ये क्या हो गई, कंपोजिट टाइप हो गई, या तो इसको बोल दो ऑप्शनल टाइप। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सी टाइप है, नंबर और अनडिफाइंड। हमारे पास मेनली कौन सी टाइप है टाइपस्क्रिप्ट में, एक तो है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग। ये सब स्मॉल में होने हैं, ठीक है। इसके कैपिटल वाले भी टाइप हैं लेकिन वो कभी नहीं यूज करना, ये सब स्मॉल में ही यूज करना, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। और आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप आता है, लेकिन नॉर्मली वो यूज नहीं करते। ऑब्जेक्ट जहां जहां होता है वहां नॉर्मली एनी यूज कर लेते हैं, ठीक है। एनी मतलब नो टाइप या फिर कोई भी टाइप। और हमारे पास कौन सा बेसिक टाइप है, नंबर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, बुलियन आ गया, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड खुद एक टाइप है, और नल ये भी एक टाइप है, ठीक है। ये बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास। और इसके ऊपर कौन सी टाइप आएंगी, ठीक है, इसके ऊपर आती है ऑब्जेक्ट टाइप, कंपोजिट टाइप। मैं बोलूंगा लेट ओबीजे प्रोडक्ट इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं, जैसे कि टाइटल इक्वल टू P1, और उसकी डिस्क्रिप्शन इक्वल टू समथिंग, प्राइस इक्वल टू 50, ठीक है। क्या हो गया, कोमा नहीं किया था मैंने, ओके। अभी यहाँ पे मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा टाइपस्क्रिप्ट, पहली चीज इन्फ्रेंस करेगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट में जो भी हमने वैल्यूज की हैं उस पे से उसकी टाइप निकाल देगा। तो टाइपस्क्रिप्ट ने यहाँ पे कुछ ऐसी टाइप बनाई, ठीक है। तो टाइटल में स्ट्रिंग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में स्ट्रिंग, और प्राइस में नंबर। तो फ्यूचर में कभी भी मैं इसको ये करूंगा ना, ओबीजे प्रोडक्ट डॉट प्राइस इक्वल टू स्ट्रिंग, तो ये एरर दे देगा, फिर नहीं हो सकता ये, ठीक है। अभी यही चीज करने का दूसरा तरीका कौन सा है, इंटरफेस यूज करने का, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटरफेस आई प्रोडक्ट, ठीक है। और उसमें मैं बनाऊंगा इसकी टाइप पे, भाई टाइटल में होना चाहिए स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को सिर्फ डीईएससी बोलेंगे और उसमें भी स्ट्रिंग होना चाहिए, और प्राइस में होना चाहिए नंबर, ठीक है। अब जब भी मैं वेरिएबल असाइन करता हूं तो उसको कॉलन करके राइट साइड में मैं टाइप दे सकता हूं। तो इंटरफेस एज अ टाइप यूज किया जा सकता है, और इसको इस तरह से लिखेंगे। तो जब भी मुझे कोई ऑब्जेक्ट है वो चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर टाइप का होगा, और वो मैं कब चाहूंगा, मान लो कि जो अपना बैकएंड है, डेटाबेस है जो भी है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। हम एपीआई कॉल करने वाले हैं, रिटर्न में एक ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में ये होना चाहिए या तो ये होगा, तो हम पहले से उसका एक इंटरफेस बनाते हैं, और फिर जब वो वेरिएबल आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि इसका टाइप ये है, ठीक है। ये बोलने से क्या होगा, हम जहां जहां पे भी वो बैकएंड से आया हुआ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वहां वहां हमें टाइपस्क्रिप्ट रोकेगा अगर हम गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गलत काम किया, टाइपस्क्रिप्ट ने रोक दिया कि ये जो टाइप है ये आई प्रोडक्ट को असाइन नहीं हो सकती, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टीज। तो तुमने जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की है उसमें नॉन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नॉन मतलब किसमें, इसकी प्रॉपर्टीज में, नॉन मतलब जिसको हम जानते हैं या जो भी डिफाइन की गई है, और डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी नहीं है आई प्रोडक्ट में, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट की जो एरर होती है ना वो बहुत लंबी हो जाती है किसी किसी केस में, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का लिखने का तरीका ऐसा है। उसमें मोस्टली जो आपको सही जो भी एरर है ना वो लास्ट के सेंटेंस में मिलेगी, या लास्ट के एक दो सेंटेंस में आपको एक्चुअल में पता लगेगा क्या एरर है। तो यहाँ पे हमें पता लगा डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन हटा देता हूं। ये तब भी रोएगा, क्या बोलेगा, डिस्क्रिप्शन इज मिसिंग इन अ टाइप, ठीक है, डीईएससी मिसिंग, तो मैं डीईएससी लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। अभी मेरा ओबीजे प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है।
अब मैं क्या करूंगा, बनाता हूं LST प्रोडक्ट का एरे। ठीक है, इसको मैं टाइप दूंगा आई प्रोडक्ट का एरे। ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू एरे रखनी है मुझे। एरे डिफाइन करने के लिए यही नोटेशन यूज करेंगे हम। ठीक है, अब मैं जब भी ये करूंगा कि भाई LST प्रोडक्ट डॉट पुश, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर टाइप वाला ऑब्जेक्ट ही डालना पड़ेगा। कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुश नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके, या फिर किसी की भी टाइप अगर अलग हुई तो ये पुश नहीं करने देगा, यहाँ पे एरर दिखा देगा। ये चीज कंपाइल नहीं होगी इसलिए कभी रन नहीं होगी। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा। ये मेरा जो भी UI है वो एरर से बच जाएगा। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक टाइप्स, इंटरफेस, वेरिएबल। अभी फंक्शन के बारे में हमने, टाइप के बारे में नहीं सीखा है। क्लास और टाइप, ठीक है, हमने टाइप देखा है। ये क्या होता है, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ना कर्ली ब्रेसिस के अंदर, की कॉलन टाइप। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको कहते हैं टाइप। टाइप लिटरल बोला जाता है उसको। और जरूरी नहीं है इसको ऐसे इंटरफेस से ही असाइन किया जाए, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, जो ओबीजे प्रोडक्ट होने वाला है उसकी टाइप ये होने वाली है। ठीक है, और ऐसे असाइन करूंगा तब भी इसका टाइप काम करेगा। यहाँ पे उसकी असाइनमेंट गलत हुई तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए टाइपस्क्रिप्ट इतना काफी है। अभी आपको ये करना है टाइपस्क्रिप्ट में, जो अपना ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है ना उसको वैसा ही रहने दो। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट स्पिन करो टाइपस्क्रिप्ट वाला, और जो भी प्रोडक्ट वाला ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट बनाया ना उसको हम टाइपस्क्रिप्ट में बनाएंगे फिर से। ठीक है, इस बार अगर होम पेज बना रहे हो तो होम पेज में मटेरियल यूआई यूज करके अच्छा सा बनाना है। प्रोडक्ट के लिए मटेरियल यूआई यूज करके अच्छे से दिखाना है। और हर जगह पे टाइपस्क्रिप्ट होने वाली है, तो जहां पे भी हमारा LST होने वाला है या कुछ भी होने वाला है टाइप बेस पे होने वाला है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक चीज नहीं देखी है, वो हम देख लेते हैं कि क्या था डिस्काउंट कैलकुलेटर। इसको हमने कहाँ यूज किया, ऐप के अंदर यूज किया है ना। अब मान लो मुझे इसको कुछ प्रॉप्स देने हैं, तो मैं बोलूँ मान लो ऑन डिस्काउंट चेंज इक्वल टू, मैंने ये फंक्शन असाइन कर दिया। ठीक है, अभी ये इसने एरर दिया, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई ये प्रॉप्स एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है कंपोनेंट। ठीक है, तो जब भी हम मटेरियल यूआई का यूज कर रहे हैं प्रॉप्स यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सजेशन मिलते हैं ना। मान लो ये है, तो मुझे यहाँ पे टाइप मिला, टाइप में सजेशन मिला, लेबल में स्ट्रिंग का सजेशन मिला, और मैंने वेरिएंट रखा तो वेरिएंट में बोला कि भाई 3 में से एक ही दे सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट फिल का कंपोनेंट है ना उसने डिफाइन करके रखा है कि मेरे को जो प्रॉप्स देने हैं वो इनमें से ही एक होने चाहिए। तो वैसे ही हमारा जो कस्टम कंपोनेंट है उसको भी प्रॉप्स जब एक्सेप्ट करेगा तो उसको प्रॉप्स डिफाइन करने होंगे। ठीक है, तो कौन सा प्रॉप्स इसको लेना है, डिस्काउंट, ऑन डिस्काउंट चेंज लेना है। तो ऑन डिस्काउंट चेंज, यहाँ पे प्रॉप्स का हमने वेरिएबल लिखा, राइट साइड में उसका टाइप लिख रहे हैं। और कैसे लिख रहे हैं, इनलाइन लिटरल की तरह। इसको हम इंटरफेस बना के भी लिख सकते हैं, वो भी हम करेंगे। अब ये होने वाला है फंक्शन। तो जो भी फंक्शन होता है ना उसके टाइप में लगता है ऐसा एरो नोटेशन। ठीक है, ये जो चीज है ये है आर्ग्यूमेंट कितनी जाएंगी, और एरो के बाद जो लगेगा यहाँ पे वॉइड लग सकता है, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला। नंबर लिखूंगा, मतलब ये जो भी फंक्शन होने वाला है उसको नंबर रिटर्न करना ही है। अगर इस फंक्शन ने नंबर नहीं रिटर्न किया तो सही नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैं देखता हूं ना, तो ये वाला क्या है नोटेशन, भाई एक फंक्शन है जो वॉइड रिटर्न करता है, वो असाइन नहीं हो सकता। आजा भाई। ठीक है, जो कि नंबर रिटर्न करता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे नंबर रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, अभी मेरा जो ये टाइप जो भी कंपोनेंट है वो टाइप एक्सेप्ट करेगा जो भी यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक है, इसको मैं एज अ इंटरफेस भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ इंटरफेस आई प्रॉप्स, और इस तरह रख दिया, और यहाँ पे दे दिया आई प्रॉप्स। ठीक है, इससे भी क्या हो गया, इंटरफेस डिफाइन हो गया हमारा। ओके, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट है ना अभी ई कॉमर्स वाला, तो वहां पे हम अपने पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं जहां पे हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं।
तो उन प्रॉप्स पे टाइप अप्लाई करनी है आपको। ये आपका होमवर्क है। ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट फिर से बनाना है। अभी आपके पास 2 दिन होने वाले हैं, ठीक है, सैटरडे संडे तो चलो आपका नहीं मानते हैं। लेकिन अपने को ये प्रोजेक्ट फिर से रीराइट करना है टाइप स्क्रिप्ट के साथ। सारे कंपोनेंट TSX होने चाहिए और हर जो वेरिएबल है उसका टाइप होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको ज्यादा टाइप में एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी तो शाम को ले लेंगे, या तो कल एक लेक्चर ले लेंगे। इसके पहले आपको अपना जो अभी ई कॉमर्स वाला चीज है वो कंप्लीट करना है, और फिर दूसरा ये प्रोजेक्ट स्पिन करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।